नमस्कार। सुबह 10 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रणब अग्निहोत्री। समाचारों में सबसे पहले मुख्य समाचार। उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग ने लखनऊ में बांग्लादेशियों की अवैध झुग्गी बस्तियों के प्रकरण का लिया स्वतः संज्ञान। मुख्य सचिव से मांगी जांच रिपोर्ट। प्रदेश में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने लगाई रोक। कहा, ओबीसी आरक्षण तय करने में ट्रिपल टेस्ट फार्मूले का नहीं हुआ पालन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को करेंगे संबोधित। मथुरा को 822 करोड़ रुपए की 210 विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। संसद भवन पर हुए आतंकी हमले की 21वीं बरसी है आज। आतंकियों से लोहा लेते शहीद हुए देश के वीर सपूतों को संसद भवन में दी जाएगी श्रद्धांजलि। और काशी तमिल संगमम से उत्तर और दक्षिण की साझी संस्कृति को मिली नई दिशा। संगमम में शामिल होने के लिए तमिलनाडु से लगातार वाराणसी पहुंच रहे हैं पर्यटक और श्रद्धालु। और अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग ने लखनऊ में अवैध रूप से झोपड़ियों में बसाए गए बांग्लादेशियों की बस्ती के प्रकरण का स्वतः संज्ञान लिया है। एक समाचार पत्र में इस बारे में खबर प्रकाशित होने के बाद उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति बालकृष्ण नारायण ने पत्र जारी करके प्रदेश के मुख्य सचिव को तलब किया है। समाचार पत्र ने अपने स्टिंग ऑपरेशन में 4,000 रुपए में झोपड़ी और 30 रुपए में बिजली कनेक्शन के अवैध धंधे का दावा किया था और इस बारे में 2 खबरें हाल ही में प्रकाशित की थी, जिनमें आरोप लगाया गया था कि बिना पहचान पत्र के ही अवैध रूप से नगर निगम, लखनऊ विकास प्राधिकरण, रेलवे और अन्य सरकारी विभागों की जमीन पर झुग्गी बस्तियों में बांग्लादेशियों को पैसे लेकर बसाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि अवैध झुग्गी बस्तियों में रहने वालों की मुख्य सचिव विस्तृत जांच कराएं। आयोग ने कहा कि झुग्गी बस्ती में रहने वालों के द्वारा किए जा रहे कार्यों और आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र अथवा अन्य पहचान पत्र का सत्यापन कराकर इस संबंध में विधि सम्मत कार्रवाई की जानी चाहिए। आयोग ने कार्रवाई की जांच आख्या 5 जनवरी 2023 तक प्रस्तुत करने का भी आदेश दिया है। इस बीच लखनऊ विकास प्राधिकरण ने भी अवैध झोपड़ियों को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीमें जानकीपुरम, अलीगंज, योजना, कानपुर रोड और सभी 7 जोन में अलग अलग इलाकों में मौजूद अवैध झोपड़ी बस्तियों को हटाने के लिए चेतावनी सोमवार को दे चुकी हैं और इस संबंध में कार्रवाई की जाएगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्थानीय निकाय चुनावों की अधिसूचना जारी करने पर रोक लगा दी है। न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ आज इस मामले पर आगे की सुनवाई करेगी। जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव की पीठ ने इस बारे में आदेश कल एक याचिका को सुनते हुए पारित किया। न्यायालय ने कहा कि प्रथम दृष्टया लगता है कि सरकार ने ओबीसी आरक्षण तय करने में सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट फार्मूले का अनुपालन नहीं किया है। याचिका में भी नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू करने में निर्धारित प्रक्रिया का पालन न करने का आरोप लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी वर्ष सुरेश महाजन के मामले में स्पष्ट तौर पर आदेश दिया था कि स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण जारी करने से पहले ट्रिपल टेस्ट किया जाएगा और यदि ट्रिपल टेस्ट की औपचारिकता पूरी नहीं की जा सकी है तो एससी और एसटी सीटों के अलावा अन्य सीटों को सामान्य घोषित करते हुए चुनाव कराए जाएंगे। ट्रिपल टेस्ट से आशय है कि किसी राज्य में आरक्षण के लिए स्थानीय निकाय के पिछड़ेपन की प्रकृति और निहितार्थ की जांच के लिए आयोग की स्थापना की जाए। आयोग की सिफारिशों के मुताबिक आरक्षण का अनुपात तय करना जरूरी है और साथ ही किसी मामले में एससी, एसटी और ओबीसी के पक्ष में कुल आरक्षित सीटों का प्रतिशत 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा के सेठ बीएन पोद्दार सभागार में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री 822.43 करोड़ रुपए की 210 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। जिलाधिकारी पुलकित खरे ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज आगमन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे ने बताया कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।
का जनपद मथुरा में आगमन है। यहाँ पे प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन करा जा रहा है। साथ ही साथ लगभग 822 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करा जाएगा। इसको लेके सभी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं, ड्यूटीज लग गई हैं, पुलिस ब्रीफिंग हो गई है। सिविल पुलिस के अलावा पीएससी की डिप्लॉयमेंट, ट्रैफिक की डिप्लॉयमेंट, सादे वस्त्रों में सूचना अभिसूचना संकलित करने के लिए हमारे जो फोर्स है उसकी डिप्लॉयमेंट, उसके अलावा हमारी स्पेशलाइज्ड टीम जो एएसएफ और ब्रिगेडियर्स है इनकी भी हमारी डिप्लॉयमेंट रहेगी। प्रॉपर सुरक्षा व्यवस्था के अंदर इस कार्यक्रम को सकुशल संपन्न कराया जाएगा। इस खबर पर और जानकारी के लिए चलते हैं मथुरा अपने संवाददाता मोहम्मद उमर कुरैशी के पास। उमर, मुख्यमंत्री का आज मथुरा में क्या कार्यक्रम है और कब तक पहुंचने की उनकी संभावना है? जी प्रणब जी, आपको बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज भगवान श्री कृष्ण की घटना में आ रहे हैं। यहाँ मथुरा में मुख्यमंत्री यहाँ शीर्ष जैन पौधार प्रबुद्ध जन सम्मेलन में भाग लेंगे और 822.43 करोड़ धनराशि की 210 विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। जी उमर, मुख्यमंत्री मथुरा को किस तरह की विकास परियोजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं? जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ मुख्यमंत्री जो यहाँ पे जो सड़कों का सौंदर्यीकरण और सर जो पुल का निर्माण भी शामिल है उसमें, और यहाँ सुरक्षा व्यवस्था के लिए बड़े इंतजाम किए गए हैं। यहाँ के पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय से आर्मी योद्धा टैंक चौराया तक कार्यक्रम स्थल तक मुख्यमंत्री की सुरक्षा के बड़े इंतजाम किए हैं और प्रशासनिक अधिकारियों की ड्यूटियां लगाई गई हैं। पूरा जनपद विकास के रंगों से रंग गया है। जी उमर, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। और चलते हैं अगली खबर की ओर। गुजरात विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर भूपेंद्र पटेल ने दोबारा गुजरात की कमान संभाल ली है। सोमवार को गांधीनगर स्थित हेलीपैड ग्राउंड स्थित समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सहित मंत्रिमंडल के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। भूपेंद्र रजनीकांत पटेल ईश्वरना नामे सौगंध लऊं छूं के ये गुजरात की राजनीति में भाजपा के बेमिसाल दबदबे को दिखाने वाला पल है। चुनावी रण में ऐतिहासिक बहुमत पाने के बाद भूपेंद्र पटेल ने लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। राज्य में भाजपा की ये लगातार 7वीं सरकार है। जब मौका इतना ऐतिहासिक हो तो आयोजन भी वैसा ही भव्य होना था। हूँ भूपेंद्र रजनीकांत पटेल। गांधीनगर में राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उनके 16 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस खास मौके के गवाह बनने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित केंद्रीय मंत्री, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और कई गणमान्य हस्तियां भी इस अवसर पर मौजूद रहीं। जिन मंत्रियों को शपथ दिलाई गई उनमें 8 कैबिनेट मंत्री, 2 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और 6 राज्य मंत्री शामिल हैं। मंत्रिमंडल में नए चेहरों के साथ साथ कई पुराने मंत्रियों को भी जगह मिली है। कैबिनेट मंत्रियों में कानू देसाई, ऋषिकेश पटेल, राघव जी पटेल, बलवंत सिंह राजपूत, कुंवर जी बावलिया, मूलू बेरा, कुबेर डिंडोर और भानुबेन बावरिया शामिल हैं। हर्ष सांघवी और जगदीश विश्वकर्मा ने स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली। 6 राज्य मंत्रियों में परषोत्तम सोलंकी, बच्चू खाबड़, मुकेश पटेल, प्रफुल्ल पंछेरिया, कुंवर जी हलपति और भीखू सिंह परमार शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को बधाई दी। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर भूपेंद्र भाई पटेल जी को बहुत बहुत बधाई। मैं उन सभी को भी बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने मंत्री के रूप में शपथ ली। यह एक ऊर्जावान टीम है जो गुजरात को और भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। गुजरात की लगातार दूसरी बार कमान संभालने वाले भूपेंद्र पटेल ने चुनाव में कई रिकॉर्ड बना डाले।
उन्होंने घाटलोडिया निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 1,92,000 मतों के रिकॉर्ड अंतर से जीत हासिल की। इसके साथ ही उनके नेतृत्व में भाजपा ने गुजरात के इतिहास में सबसे बड़ी चुनावी जीत हासिल करते हुए 182 सदस्यों वाली विधानसभा में 156 सीट हासिल की। 15 जुलाई 1962 को अहमदाबाद में जन्मे भूपेंद्र पटेल 2017 के विधानसभा चुनाव में घाटलोडिया से चुनाव लड़े थे और 1,17,000 मतों से जीत हासिल की थी। वो सितंबर 2021 में पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के चुनाव प्रचार के दौरान जनता से अपील की थी कि वो नरेंद्र यानी उनके नाम दर्ज विधानसभा बहुमत का रिकॉर्ड तोड़ते हुए भूपेंद्र को बहुमत दें। गुजरात के मतदाताओं ने पीएम मोदी के इस आह्वान को सच कर दिखाते हुए चुनाव में भाजपा को ऐतिहासिक जीत दिलाई। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार क्षेत्रीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल का चयन किया है, जिसमें गौर करें तो दक्षिण गुजरात से 5 चेहरे, सौराष्ट्र का द्वार कहे जाने वाले राजकोट से 2 चेहरे और अगर ध्यान दें तो अरवली, महिसागर, अहमदाबाद के साथ दाहोद और मेहसाणा से एक चेहरे को इस मंत्रिमंडल में जगह मिली। संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे सप्ताह के पहले दिन कामकाज बिना किसी गतिरोध के चला। राज्यसभा में ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक पारित हो गया। विधेयक केंद्र को कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है। वहीं लोकसभा में साल 2022-23 के लिए अनुदान के अनुपूरक मांगों के प्रथम बैच और 2019-20 के लिए अतिरिक्त अनुदान की मांगों पर चर्चा हुई और सवाल के जवाब में सरकार ने बताया कि फिलहाल पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की सरकार की कोई योजना नहीं है। शीतकालीन सत्र के चौथे दिन सोमवार को राज्यसभा ने व्यापक चर्चा के बाद ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 को पारित कर दिया। चर्चा का जवाब देते हुए ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में जितना काम किया है उतना किसी ने नहीं किया है। उन्होंने कहा कि उत्सर्जन कटौती के अपने लक्ष्य को भारत ने समय से पहले ही प्राप्त कर लिया है। भारत एक बहुत बड़ा देश है और इसकी ऊर्जा उत्पादन क्षमता भी बहुत, लेकिन अध्यक्ष महोदय हम लोगों ने कर ही नहीं दिया। हम लोगों ने उसे एक्सीड कर दिया और कर दिया 9 साल पहले। हम लोगों ने कहा था कि ये हम अचीव करेंगे 2030 तक, ये हम लोगों ने अचीव कर लिया 2021 नवंबर तक। 9 साल पहले हमारी आज नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी है 1,73,000 मेगावाट, 1,73,000 मेगावाट, जो कि 42% है हमारी फुल एस्टैब्लिश्ड कैपेसिटी। इस विधेयक को लोकसभा पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक केंद्र सरकार को कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना निर्दिष्ट करने का अधिकार, भवनों के लिए ऊर्जा संरक्षण कोड लागू करने, वाहनों और जहाजों के लिए उत्सर्जन मानक बनाने और राज्य विद्युत नियामक आयोगों को अधिनियम के तहत दंड का निर्णय करने का अधिकार देता है। इससे पहले प्रश्नकाल में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि सरकार जहां झुग्गी वहां मकान की नीति के चलते सभी जेजे क्लस्टर को अधिग्रहण करके उनका विकास करेगी। उन्होंने सदन को बताया कि 210 एरिया का सर्वे किया जा चुका है। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने बताया कि हर घर नल योजना की शुरुआत के समय देश में 16.72% परिवारों के नल से जल सुविधा उपलब्ध थी। वहीं लोकसभा में राज्यों को जीएसटी कंपनसेशन के मुद्दे पर जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि डॉलर की कीमतों पर राजनीति करने वाली कांग्रेस के दौर में अर्थव्यवस्था आईसीयू में थी। उस जमाने के इकोनॉमी के बाकी सब इंडिकेटर्स को भी याद दिलाते। आईसीयू इकोनॉमी पूरे आईसीयू में थे, पूरे दुनिया भारत को फ्रेजाइल 5 में रखा गया था और उस समय हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बिल्कुल नीचे था। इसके अलावा लोकसभा में साल 2022-23 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों के प्रथम बैच और 2019-20 के लिए अतिरिक्त अनुदान की मांगों पर चर्चा हुई। एक सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री भगवत कराड़ ने पुरानी पेंशन योजना को लागू करने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने लिखित जवाब में कहा कि सरकार का पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का कोई विचार नहीं है। संसद भवन पर हुए आतंकी हमले की आज 21वीं बरसी है। 13 दिसंबर 2001 को आज ही के दिन पाकिस्तान से आए 5 आतंकियों ने लोकतंत्र के पवित्र मंदिर संसद भवन पर हमला किया था। ये हमला संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान हुआ था। इस दौरान 9 सुरक्षा बलों ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। देश के इन सपूतों को आज संसद भवन में श्रद्धांजलि दी जाएगी।
अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में सूत्रों के मुताबिक 9 दिसंबर के दिन भारतीय सेना और चीन की पीएलए के बीच आपसी झड़प की खबरें सामने आई हैं, जिसका हमारी सेना के जवानों ने दृढ़ता के साथ मुकाबला किया। आमने सामने की झड़प में दोनों पक्षों के कुछ कर्मियों को मामूली चोटें भी आई हैं और इस घटना के बाद दोनों पक्ष विवादित स्थल से हट गए हैं और बाद में सेना के अधिकारियों के बीच फ्लैग मीटिंग हुई है। गौरतलब है कि एलएसी के कुछ क्षेत्रों पर दोनों पक्ष अपने दावे की सीमा तक के क्षेत्र में गश्त करते हैं। समाचारों में वक्त है एक छोटे से विराम का। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। वाराणसी में जारी काशी तमिल संगमम में खेलों से जुड़ी स्पर्धाओं का भी आयोजन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत कल केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने टेबल टेनिस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उन्होंने खिलाड़ियों के साथ मुलाकात करके उनका उत्साहवर्धन किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि काशी तमिल संगमम से काशी और तमिलनाडु के बीच कला और साहित्य के आदान प्रदान के साथ साथ खेलों में सहयोग को भी बढ़ावा मिलेगा। मैं देख रहा हूं कि आप सब में मैच खेलने के लिए बहुत उत्साह भी है। अधिकतर टीवी पर देखें ने तो येलो टी शर्ट आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स की नजर आती है, लेकिन यहां पर यूपी की टीम, यूपी के खिलाड़ी येलो कलर को सपोर्ट कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि काशी तमिल संगमम में कैसे दोनों टीमों ने एक दूसरे राज्य के खिलाड़ियों का स्वागत भी किया है और भविष्य के लिए भी कला, साहित्य और अन्य क्षेत्रों में जैसे खेलकूद में भी काशी तमिल संगमम भविष्य में भी और भव्य होंगे। और ये शुरुआत में आप सबको जुड़ने का अवसर मिला। मैं आप सबको इसके लिए बहुत बहुत बधाई। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना से शुरू किया गया काशी तमिल संगमम कार्यक्रम उत्तर और दक्षिण की संस्कृति को एक नई दिशा प्रदान कर रहा है। पुराने समय से आतिथ्य के लिए प्रसिद्ध वाराणसी भविष्य में लोगों के आगमन के लिए भी तैयार हो रहा है। वाराणसी में पर्यटकों और भक्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसको देखते हुए प्रशासन गंगा पार में टेंट सिटी और यात्रियों के आवागमन के लिए रिवर ट्रैफिक की तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगा हुआ है। इस बीच काशी तमिल संगमम के आयोजन में शामिल होने के लिए तमिल पर्यटकों और श्रद्धालुओं के जत्थे लगातार वाराणसी पहुंच रहे हैं। काशी तमिल संगमम कार्यक्रम उत्तर और दक्षिण की संस्कृति को एक नई दिशा प्रदान कर रहा है। काशी तमिल संगमम के आयोजन में शामिल होने के लिए तमिल पर्यटकों पुजारियों का एक जत्था प्रयागराज पहुंचा, जिसमें शामिल 205 लोग दक्षिण भारत के अलग अलग मंदिरों से जुड़े हुए हैं। प्रयागराज पहुंचने पर जिला प्रशासन और प्रयागराज सभा के पुरोहितों ने इन पुजारियों का वैदिक रीति रिवाजों के साथ स्वागत अभिनंदन किया। तमिल के इन धार्मिक लोगों को त्रिवेणी संगम में ले जाया गया। यहां पर सभी ने स्नान, ध्यान और पूजन किया। शंकर विमान मंडपम मंदिर और बड़े हनुमान जी के दर्शन के साथ स्वामी नारायण मंदिर में भी जाकर पूजा अर्चना की। चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर भी इनको ले जाया गया। प्रयागराज में आए इन पुजारियों के जत्थे ने अपने अनुभव को साझा करते हुए कहा कि प्रयागराज त्रिवेणी संगम के महत्व के बारे में जितना सुना था, यहां पर आकर उससे अधिक जानने को मिला। उन्होंने कहा कि काशी तमिल संगमम में निश्चित रूप से लोगों को धार्मिक, संस्कृति, गौर आध्यात्मिक चेतना को नई दिशा प्रदान करेगा।
मैं काशी तमिल संगमम के हिस्सा बनकर इस यात्रा में आई हूँ और पहला 2 दिन हम बनारस में बीते थे। ट्रेन से उतरते ही हमें जो स्वागत मिला वाराणसी स्टेशन में, वो मेरे जीवन में एक महत्वपूर्ण मेमोरेबल एक्सपीरियंस मैं कह सकती हूँ। कॉमन मैन ड्रीम, कॉमन हिंदू पीपल ड्रीम दैट everybody should come for Kashi, the whole Kashi. Now this is become true because of our honorable Prime Minister. Modi ji, Tamil Sangam, Yogi Aditya, IRCT, all people, the train, very nice. Inside the Kashi temple, boat mein aarti, very very nice. Food very nice. Anything very nice. बोट के माध्यम से जेट्टी पे समूह संगम स्नान करता है। संगम स्नान के बाद में संगम तीर्थ के अंतर्गत ही श्री लेटे हुए हनुमान मंदिर, श्री विमान मंडपम का दर्शन होता है। तत्पश्चात समूह श्री स्वामी नारायण मंदिर के दर्शन के लिए जाता है, जहां पे प्रसाद भोजन का वितरण होता है। भोजन करने के उपरांत श्री चंद्रशेखर आजाद पार्क के लिए समूह प्रस्थान करता है। तत्पश्चात अयोध्या जी के लिए समूह का प्रस्थान होता है। समाचारों में वक्त है छोटे से विराम का। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर, नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर। फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना, हुआ सुरक्षित कल। सुरक्षित फसल निश्चित किसान, फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चित किसान, फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हापुड़ के खिलाड़ियों ने 65वीं प्री राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में भाग लेकर कीर्तिमान स्थापित किए हैं। यह प्रतियोगिता केरल में 2 से 9 दिसंबर तक आयोजित हुई, जिसमें 8 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। 4 खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई करने में सफलता प्राप्त की है। सभी खिलाड़ियों को स्थानीय लोगों ने फूल माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर उनका स्वागत किया। टीम कोच राजेश ने बताया कि कुल 8 बच्चों में से 4 बच्चों ने राष्ट्रीय ट्रायल के लिए भी क्वालिफाई किया है। 4 साल से शूटिंग में कर रही हूँ। ये मेरा दूसरा नेशनल था और यहाँ पे मेरा दूसरा नेशनल था और इसमें मेरा ट्रायल में भी नंबर आ गया। मैं चाहती हूँ जैसे मेरा इसमें नंबर आया है वैसे ही मैं आगे प्रगति करती रहूँ। मेरे कोच राजेश असवाल उनके साथ में गई थी और हम टोटल मतलब जितने बच्चे गए थे सभी का नेशनल क्वालिफाई हुआ है और ये मेरा पहला नेशनल था और जिसमें मेरा ट्रायल में भी नंबर आ गया है, तो मैं थैंक यू करना चाहूँगी अपने सर को। मेरी बेटी का नाम पूर्वा पवार है, जो नेशनल के लिए खेलने गई थी, उसने क्वालिफाई भी किया और इंडिया ट्रायल में भी उसका नंबर आ गया है, जो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि मेरे बच्चे इतने आगे बढ़ रहे हैं। हमारे क्लब से 8 बच्चे नेशनल के लिए खेलने केरल गए थे, जिसमें कि 6 लड़कियां गई थी और 2 लड़के गए थे, जिन्होंने नेशनल 8 बच्चों ने नेशनल क्वालिफाई किया है और हमारे 4 बच्चों ने नेशनल के ट्रायल के लिए सेलेक्ट हुए हैं। और हम ये कामना करते हैं कि हमारे ये बच्चे आगे प्रगति करें और अच्छा प्रदर्शन करें। ओडिशा में 13 जनवरी 2023 से मेंस हॉकी वर्ल्ड कप प्रतियोगिता का शुभारंभ हो रहा है। इससे पहले ट्रॉफी अपने देशव्यापी दौरे पर है। इसी कड़ी में रांची से चलकर ये ट्रॉफी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंची। लखनऊ में 47 सालों के बाद हॉकी विश्व कप की ट्रॉफी लोगों के बीच खूब उत्साह बिखेर रही है। क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी अजय कुमार सेठी की अगुवाई में ये ट्रॉफी लखनऊ के शहीद स्मारक पहुंची, जहां पर ढेरों युवा खिलाड़ियों ने इस ट्रॉफी का दीदार और स्वागत किया। इस मौके पर अजय कुमार सेठी ने बताया कि यूपी में भी युवा खिलाड़ियों का हॉकी के उत्साह
बढ़ चढ़कर देखने को मिल रहा है। उन्होंने बताया कि यूपी से हॉकी के खेल को काफी बढ़ावा मिलता है। उन्होंने कहा कि यह ट्रॉफी हम सबके लिए हमारी शान बान आन है। उन्होंने कहा कि लखनऊ के बाद ये ट्रॉफी पंजाब जाएगी, जहां खिलाड़ियों का इस ट्रॉफी के माध्यम से उत्साहवर्धन और हॉकी के प्रति प्रेम जागृत किया जाएगा। विश्व कप उड़ीसा में अभी आयोजन हो जा रहा है हॉकी का। उसी के परिप्रेक्ष्य में कई राजधानियों में विश्व कप ये लाया जा रहा है। मुख्य उद्देश्य इसका यह है कि लोगों में जागरूकता बढ़े हॉकी के प्रति, और क्योंकि देश का हमारा राष्ट्रीय खेल एक तरीके से हॉकी है, तो लोग उसको खेलें। प्रत्येक राजधानी में जा रहा है। जो भी आइकॉनिक प्लेसेस हैं, जो भी ऐतिहासिक स्थल हैं, वहां पर ले जाया जाएगा। बहुत अच्छा लगा मुझे ये देख करके, और ये होता है कि इससे हम मतलब आगे भी जा सकते हैं, तो थोड़ा इससे प्रोत्साहित मिलता है हम लोगों को। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो ने 39वां स्थापना दिवस मनाया। स्थापना दिवस को यादगार बनाने के लिए मत्स्य पालन और जलीय कृषि के क्षेत्र में प्रसिद्ध वैज्ञानिक और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद केंद्रीय अंतरस्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान कोलकाता के निदेशक डॉक्टर वीके दास ने खाद्य और आजीविका सुरक्षा के लिए अंतरस्थलीय संसाधनों के उपयोग पर अहम बातें बताई। संस्थान के निदेशक डॉक्टर यूके सरकार ने संस्थान के अहम क्रियाकलापों के बारे में जानकारी दी। ये आज का दिन को सेलिब्रेट कर रहा है, और हम लोग आगे कैसे रास्ता बनाएंगे, ये जो हम कंजर्वेशन जेनेटिक रिसोर्सेस ऑफ फिश, इसका ऊपर क्या नया स्ट्रेटेजी लेंगे, उसका ऊपर प्लान थोड़ा निर्णय करेंगे। इस संस्थान जो 39th ईयर जो हम लोग बना रहा है, इसमें हम लोग कई सारा फार्मर्स को भी आज बुलाए एकत्रित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग ने लखनऊ में बांग्लादेशियों की अवैध झुग्गी बस्तियों के प्रकरण का लिया स्वतः संज्ञान। मुख्य सचिव से मांगी जांच रिपोर्ट। प्रदेश में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने लगाई रोक। कहा ओबीसी आरक्षण तय करने में ट्रिपल टेस्ट फार्मूले का नहीं हुआ पालन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को करेंगे संबोधित। मथुरा को 822 करोड़ रुपए की 210 विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। संसद भवन पर हुए आतंकी हमले की 21वीं बरसी है आज। आतंकियों से लोहा लेते शहीद हुए देश के वीर सपूतों को संसद भवन में दी जाएगी श्रद्धांजलि। और काशी तमिल संगमम से उत्तर और दक्षिण की साझी संस्कृति को मिली नई दिशा। संगमम में शामिल होने के लिए तमिलनाडु से लगातार वाराणसी पहुंच रहे हैं पर्यटक और श्रद्धालु।